बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सना मिर्ज़ा साहिबा, हु इज़ द सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार भी हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि अडियाला जेल के बाहर जो एहतजाज था वो अभी तक नहीं हुआ। पहले उन्होंने कॉल दी पीटीआई वालों ने कि हम एहतजाज करेंगे, फिर उन्होंने नहीं किया जो वो हमेशा करते हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम थर्सडे को दोबारा से इसको करेंगे क्योंकि सुहेल आफरीदी की भी शिरकत नहीं हो पाई थी पिछले दिनों में, इस वजह से। उसके अलावा इमरान खान की बहनों को फाइनली मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। सो अब क्या होगा, किस तरह से होगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे। ऑल्दो उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हुकूमत को हमेशा ये लगता है कि इश्तियाल पैदा होता है जब भी उनकी मुलाकातें होती हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ बाहर जो है ना वो हंगामा आराई शुरू हो जाती है। सो खैर, इस पर भी बात करेंगे। सीडीएफ की नोटिफिकेशन पर जो कन्फ्यूजन चल रही है और आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन, सीडीएफ का नोटिफिकेशन, इस सब पर जो एक कन्फ्यूजन चल रही है उस पर बात करेंगे। एंड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मीडिया के जो स्पेसिफिकली यूट्यूबर्स हैं उनका जो रोल है वो किस कदर है, और वो जब दिल चाहता है कुछ भी बोलते हैं, सही हो गलत हो, ज़ाहिर है अपना पैसा चमकाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं, तो उस पर कितना कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। सो इस सब पर आज हम लोग बात करेंगे अपने पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं पीटीआई के एहतजाज से, जो कि हो ही नहीं रहा, जो हो नहीं सका। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब उन्होंने कहा है कि हम थर्सडे को करेंगे क्योंकि सुहेल आफरीदी की शिरकत भी नहीं हुई थी, इस वजह से भी शायद। तो स्पेसिफिकली क्या है आपको लगता है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि वो इंटेंशनली नहीं था। उनको आई थिंक पीर के दिन एक तकरीब में शिरकत करनी थी और उनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है, बल्कि उनके ऊपर कुछ जो वहाँ के मुखालफिन हैं उन्होंने एक तलाश गुमशुदा भी वहाँ सर्कुलेट करना शुरू कर दिया कि जी सीएम साहब किधर हैं। लेकिन आई थिंक ये एक थोड़ा सा उनके हवाले से बड़ा नेगेटिव परसेप्शन था कि वो हफ्ते में 4 दिन 3 दिन से ज़्यादा का जो टाइम है वो इस्लामाबाद में गुजारते थे और सुबह में कम होते थे, तो बहुत से इश्यूज जो थे वो एड्रेस नहीं हो पा रहे थे। और वो जो इश्यूज एड्रेस नहीं हो रहे थे उसकी वजह से अब क्रिटिसिज्म पार्टी के अंदर से हो रहा होगा। हमने एक छोटा सा स्टेटमेंट है, उसको बड़ा अहमियत नहीं दी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो है स्वाति साहब, वो खुद पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने भी कल एक रोज़ पहले ये बात की। उन्होंने कहा कि देखिए आफरीदी साहब, खान साहब आपको मैंडेट दे चुके हैं, आपको सीएम बना चुके हैं, आपको ये कह चुके हैं मुख्तसर कैबिनेट बनाएं और काम शुरू कर दें। आप खान साहब से मुलाकात के लिए फोर्स मत कीजिए और ज़रूरत भी एग्जैक्टली देखिए ना, अब वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है और वो एक स्पीकर के ओहदे पर है, उनको भी एक चीज़ महसूस हो रही थी कि बिला वजह की जिद का कोई फायदा हासिल नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि आफरीदी साहब वो जिद अपनी मर्जी और मंशा से नहीं कर रहे थे, वो जिद उनसे करवाई जा रही थी। और उसमें जैसे मैं बार बार जिक्र करती हूँ कि गंडापुर साहब को भी और उनकी परसेप्शन को खराब करने में बहुत बड़ा हाथ जो है वो खान साहब की कुछ बहनों का भी था। यही मसला आफरीदी साहब के साथ भी दरपेश था। देखिए अब ये जो एहतजाज की बात है इसमें एक बड़ा हिस्सा ये था कि जी खान साहब की बहनें नहीं मिल पा रही। जब खान साहब की बहनों को मिलने से रोका गया तो जैसे हमने इन्हीं प्रोग्राम्स में बार बार बात की थी कि उनकी बहनें जब भी मुलाकात करके आती थी तो वो बाहर आके इस किस्म की पॉलिटिकल टॉक्स करती थी जिससे मसाइल पैदा होते थे। बिल्कुल। और उसके बाद उन मुलाकातों को कंट्रोल, क्योंकि ये सबसे आखिरी फेज था जिसमें उनकी बहनों की भी मुलाकातें रोकी गई। इससे पहले पॉलिटिशियंस की रोकी गई, फिर वकला की रोकी गई। तो आई थिंक ये एक अंडरस्टैंडिंग उनकी बहनों में मौजूद नहीं थी और फिर उसके लिए उन्होंने पार्टी को इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रेशराइज किया कि देखें हम एहतजाज में जाते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे साथ पार्टी के लोग नहीं होते। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसका एक पेस बना और फिर लोगों ने उनके साथ बैठना शुरू कर दिया। लेकिन अब उसमें सीएम साहब के बैठने का एक नुकसान और एक फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि उनकी बहनों का जो एहतजाज है वो रजिस्टर हो गया, और नुकसान ये हुआ कि आफरीदी साहब जो है वो विफाक और इदारों के सामने खराब हो गए। बिल्कुल ऐसे है। अब देखिए कुछ लोग हैं जो कि बारहा ये बात करें कि अगर आफरीदी साहब अब अपने काम पर तवज्जो नहीं देंगे तो गवर्नर राज जो है वो लग सकता है। हालांकि उनको अपने काम पर ही तवज्जो देनी चाहिए जिसके लिए वो लाए गए हैं। लेकिन वो देखिए वो तो गंडापुर साहब भी नहीं कर रहे थे ना। और यही बात कही जा रही है कि अगर आफरीदी साहब ने भी नहीं किया तो बहुत सारी अल्टरनेट अरेंजमेंट्स हैं जिनके ऊपर काम हो चुका है। व्हाट्स द चेंज देयर? वो उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें गवर्नर राज का ऑप्शन है। और ये ऑप्शन भी गवर्नर राज का जो है वो कुंडी साहब के होते हुए इस्तेमाल नहीं होगा। कुंडी साहब के साथ ये अनऑफिशियली ये चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। जब गंडापुर साहब को लाया गया था तो वो डेरा इस्माइल खान से थे और कुंडी साहब भी डेरा इस्माइल खान से थे, तो दोनों एक ही इलाके से थे। उसका बुनियादी मकसद ये था कि वो दोनों जो है कंपटीशन बिल्डअप करके रखें। लेकिन अब आफरीदी साहब के आने के बाद जो है वो कुंडी साहब की जरूरत इतनी नहीं रही है और कुंडी साहब ये जानते भी हैं। लेकिन अगर गवर्नर राज लाया जाता है तो कुंडी साहब उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे। उसके लिए या तो कोई रिटायर्ड फौजी जर्नल जो है उनको ये ओहदा दिया जाएगा या फिर 2-3 सियासी शख्सियात हैं जिसमें परवेज खटक साहब का नाम आ रहा है, जिसमें आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम आ रहा है, और सरप्राइजिंगली कुछ लोग महमूद खान साहब का भी नाम ले रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि महमूद खान साहब जो है वो अच्छी चॉइस नहीं होंगे। अमीर हैदर खान हूती साहब का नाम भी आ रहा है। ये तीनों वो शख्सियात हैं जो कि बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं और इनको पता है कि सूबे को कैसे चलाना है। इनके अदवार में मुख्तलिफ सक्सेसफुल तरीके से सूबा जो है उसने काम किया, डिलीवर किया। तो इसलिए, और दूसरा ये कि इनके ऊपर एक ट्रस्ट लेवल भी मौजूद है पॉलिटिकल पार्टीज का, स्पेशली मुस्लिम लीग नून का।
اب خٹک صاحب کے کیس میں شاید ایسا نہیں ہوگا, لیکن باقی 2 شخصیات کے کیس میں ایسا ہے. بات کریے کہ گورنر راج اگر گورنر راج لگتا ہے تو وہ کنڈی صاحب مائنس ہو جائیں گے سسٹم میں سے اور دوسری شخصیات ٹیک اوور کر لیں گی. اس میں 2 آپشن زیر غور ہیں, ایک پولیٹیکل, ایک نان پولیٹیکل. پولیٹیکل میں یہ نام ہے, اور اگر نان پولیٹیکل ہوں گے تو وہ کوئی ریٹائر آرمی آفیسر ہوں گے, تاکہ اس پوری سینیریو میں نہ صرف گورنر راج بلکہ جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ آپریشنز ہیں ان کو بھی کنڈکٹ کیا جا سکے, اس کے لیے کوئی کمپیٹنٹ شخصیت ہو. تو آئی تھنک آفریدی صاحب کو شاید اس وقت موقع کی نزاکت کا اندازہ نہیں ہے, اور وہ آگ سے کھیل رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ٹیررزم کہاں پہنچ چکا ہے اور افغانستان بھارت کے گٹھ جوڑ کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے. تو آئی تھنک میں اس کو صرف اتنا کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ جو احتجاج اور اس کی بات ہے, تو آئی تھنک وہ احتجاج کل نہ کر کے انہوں نے اچھا کیا, کیونکہ آج خان صاحب کی بہنوں کو اس کے حوالے سے اجازت مل گئی. بالکل. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلام آباد میں دیکھیں دفعہ 144 تو ہے, اب اس پہ ہم آگے چل کے ضرور بات کر لیں گے کہ آخر اسلام آباد آ بھی سکتے ہیں نہیں, لیکن اور حکومت کی کیا تیاریاں ہیں اگر وہ احتجاج پراپر طریقے سے کرتے ہیں جو وہ کہے جا رہے ہیں, تو حکومت کی کیا تیاریاں ہوں گی, جیسے ہمیشہ ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا یا پھر کچھ اور؟ نہیں, میرا خیال ہے دیکھیں اس کے اوپر تو آفریدی صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا جب یہ سی ایم بنے تھے تو انہوں نے 2-3 جو وکٹری اسپیچز کی تھی اسی میں شروع میں کہہ دیا تھا کہ جی میں اسلام آباد کی طرف چڑھائی کروں گا اور میں جو ہوں وہ پورا ایک جتھا لے کے جاؤں گا, اور میں خان صاحب سے ملاقات, تو اس وقت خیر اتنی زیر بحث نہیں تھی, لیکن یہ ضرور کلیئر تھا کہ خان صاحب سے ملنے کے علاوہ میں پروٹیسٹ کرنے خان صاحب کی رہائی کے لیے جاؤں گا. بھئی آپ خان صاحب کی رہائی کے لیے تب جائیں جب وہ کیسز ختم ہو چکے ہو, خان صاحب خود بھی ان کیسز کو فیس کر رہے ہیں. خان صاحب کی رہائی کے لیے تو کوئی بھی احتجاج کیا جا ہی نہیں سکتا. بالکل, لیکن اب اس میں ایشو یہ ہے کہ جب وہ تقاریر کی گئی تھی تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انہوں نے کبھی نہ کبھی آنا ہے. پھر انہوں نے خود بھی کچھ ہنٹس دی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ نومبر, جب 26 نومبر کے احتجاج کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں نومبر میں احتجاج نہیں کریں گے, دسمبر میں کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ بڑا ہم دیکھنے جا رہے ہیں. وہ بڑا ایونچولی کیا تھا کہ خان صاحب کی طرف ہم نے جانا ہے. اب اس میں اور بھی مزید کچھ ہو سکتا تھا, کوئی بڑی اناؤنسمنٹ بھی, لیکن ہوا یہ کہ خان صاحب سے ملاقاتیں اس لیے روک دی گئیں کیونکہ وہ کچھ بڑا ہونے نہیں دینا تھا وفاق نے. خان صاحب ملتے کنوے کرتے تبھی ہوتا. اب بتایا یہ گیا ہے حکومت کی طرف سے بھی کہ دیکھیں آپ اگر اس طریقے سے چلیں گے تو پھر آپ کو خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ خان صاحب سے ملنے کے لیے اسلام آباد میں لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ اسلام آباد میں ان کو انٹر ہونے دیا جائے گا. دیکھیں اچھا, گنڈا پور صاحب آفریدی صاحب سے زیادہ فعال, پرو ایکٹیو اور سینئر پولیٹیشین تھے, لیکن ان کی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اسلام آباد 26 نومبر کے بعد لوگوں کو نہیں لا سکے. لیکن آفریدی صاحب انہوں نے کہا بہت دفعہ لیکن نہیں لا سکے. وہ کرٹیسائز کرتے تھے, وہ تو پارٹی کے لوگوں کو بھی کرٹیسائز کرتے تھے, آفریدی صاحب نے کبھی نہیں کیا. لیکن وہ اس سب کے باوجود بھی, وہ تو مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملتے تھے, سیکورٹی اداروں کے ساتھ بھی, حکومت کے ساتھ بھی ملتے تھے, لیکن ان کو بھی نہیں لانے دیا گیا. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ آفریدی صاحب اس میں کامیاب ہوں گے تو اس میں وفاق ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا in any case. اور شاید ان لوگوں کے پاس بھی کوئی پلان اس طرح سے پراپرلی نہیں ہوگا, کیونکہ سہیل آفریدی از ویری ینگ فار دس نا, مطلب دس احتجاج ٹائپ تھے, وہ ان کو تو عادت ہو چکی تھی, گنڈا پور کو تو بہت عادت تھی نا اس سب چیزوں کی. ہاں, میرا خیال ہے کہ آفریدی صاحب یہ چاہیں گے نہیں کہ وہ یہ رسک لیں, کیونکہ اب پارٹی میں جو کارکنان ہیں وہ پہلے سے ہی ایگزاسٹڈ ہیں, اور ان کی بھی اب یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آفریدی صاحب خان صاحب کی طرف ضرور جائیں, احتجاج ضرور کریں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ان کی کیمپینز اور ان کی اسٹریٹجی دیکھ لینا تو انہوں نے باقاعدہ گروپ بندی کر کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے موبلائز کرنے کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ جو MNA یا MP ہے لوگوں کو نہیں لائے گا اس کے اوپر ہم ہیٹریڈ کیمپین جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چلائیں گے, یعنی اس کو بلیک میل کریں گے, انڈر پریشر کریں گے. تو ان اینی کیس آپ کو لوگوں کو لے کے آنا ہے. ہاں, اور اگر نہیں لائیں گے تو پھر احتجاج تو ویسے ہی کسی کام کا نہیں رہے گا. اچھا, میں ایک چیز یہاں پہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے, احتجاج سے پہلے ملاقات کی اجازت دی گئی ہے, سو یہ بھی حکومت کی طرف سے کچھ وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے جس کی وجہ سے اجازت دے دی گئی. نہیں, میں کہوں گی احتجاج کے تھریٹ کے بعد حکومت نے اجازت دی ہے. دیکھیں کل یہ احتجاج ہونا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا, سوشل میڈیا ہاں, لیکن اب کیوں کہا, اس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے یہ ضرور کہا گیا کہ آپ اس احتجاج کو پوسٹ پون کر دیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو کیمپین تھی وہ ساری عالیہ حمزہ صاحبہ پنجاب سے لیڈ کری تھی, انہوں نے کہا تھا میں خود وہاں ہوں گی. باقی جو لوگ ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جو 2 چھوٹے چھوٹے احتجاج ہوئے جو رات گئے تک رہے اور اس کے بعد ڈسپرس ہو گئے, اس میں بھی ان کے لیے 400-500 کے قریب لوگ آ گئے تھے. ان کا یہ ایک ٹارگٹ تھا کہ ہم اس کو ہزاروں میں لے کے جائیں. ہزاروں میں obviously possible نہیں تھا, اتنی ٹھنڈ اور سردی میں آپ بیٹھے, لیکن ان کو یہ ضرور تھا کہ ہم تھوڑا سا ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے. اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ کی سیریز بھی چل رہی تھی, وہ تمام چیزیں تھیں, اس تمام چیزوں کو ڈسٹرب کیا. تو گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ایک نیا تماشا جو ہے وہ یہاں پر لگے.
अच्छा, फिर उसके बाद मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने एक तरीके से एक टेस्ट केस इनके सामने रखा और एक दो एहतजाज किया और ये बताया कि हम यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल ये है, और जो इतलात भी हैं कि गवर्नमेंट ने एक इनडायरेक्टली मैसेज देने की कोशिश की कि अगर आप रुक जाएं तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको अकोमोडेट करें। उस अकोमोडेशन में भी चालाकी ये की गई है कि उन्होंने पार्शली उनकी बहनों को इजाजत दे दी है और आफरीदी साहब को नहीं दी। अच्छा, उसमें अब एक मसला है ना, क्योंकि आफरीदी साहब अपना जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, वो जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनसे बार बार अब पार्टी के अंदर से भी डिमांड हो रही है कि आप अपने उमूर के ऊपर तवज्जो दें, खान साहब से मुलाकात को भूल जाए। लेकिन आई थिंक वो भी इस चीज के ऊपर वजीद है। मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग एलिमेंट होगा कि अलीमा खान साहब और बाकी बहनों के मिलने के बाद भी क्या वो उतने लेकिन सारी बहनों को इजाजत नहीं दी गई मिलने की, सारों को नहीं दी गई इजाजत मिलने की ना। हाँ, सारी बहनों को नहीं, मुझे नहीं पता कि उनको एक दी गई है या नहीं दी गई। आई थिंक अलीमा खान साहब पे क्रॉस लगाया गया, अलीमा खान पे सबसे पहले क्रॉस लगाया गया, ये तो मैं बताने लगी थी आपको। बाकी आई थिंक नौरीन साहबा या बाकी उनकी जो दूसरी बहन है उनको शायद मिली होगी। देखिए, अलीमा खान साहबा को तो पहले भी जब मुलाकातें हो रही थी तो उस आखिरी फेज में अलीमा खान साहबा को माइनस कर दिया गया था। मैंने जैसे देखिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा इश्तियाल, अंगेजी और ये सारी चीजें जो बाहर आके रॉन्ग कमिटमेंट करना और सब कुछ वही करती हैं। उसकी वजह ये कि वो जो कन्वे उनको कन्वे किया जाता है ना, उसमें एक बड़ा हिस्सा जो सोशल मीडिया का है, हमने पहले भी एक दफा इस पे बात की थी कि वो सोशल मीडिया को कम्युनिकेट वो करती हैं। और अब इसके ऊपर हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इतनी वोकल हो गई है कि फॉरेन कंट्रीज में बैठकर जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो हैंडल हो रहे हैं, पाकिस्तान के डिफेंस, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उनके ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तान को आप क्रिटिसाइज करें। तो उसमें एक अनफॉर्चुनेटली बड़ा हिस्सा जो है ये एक इल्जाम है। अलीमा खान साहबा ने कभी इसके ऊपर बात नहीं की है, लेकिन लोग ये कहते हैं, पार्टी के अंदर के लोग भी ये कहते हैं कि जी ये अलीमा खान साहबा के हाथ में है। तो ऑब्वियसली उसमें अब इशू ये है कि अलीमा खान साहबा ने कभी डिनाई भी नहीं किया, तो इसलिए अब उनकी तरफ से आना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मैं इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड करती हूँ कि खान साहब के जो बेसिक मैसेजेस हैं वो अलीमा खान साहबा ही जब सिर्फ बहनों को मिलने की इजाज़त थी वही लेके आती थी। तो आई थिंक उनके लिए मुस्तकबिल करीब में भी बज़ाहिर ऐसी कोई सूरत नहीं नज़र आती कि वो मिल सकेंगे खान साहब से। ठीक हो गया। यूट्यूबर्स की बात करते हैं। यूट्यूबर्स जो कुछ भी बोल रहे हैं और ख़ास तौर पर उनको तो मौका मिल जाता है ना, जब थोड़ी सी भी कोई कन्फ्यूजन चलती है ना तो उसके ऊपर बढ़ा चढ़ा के बातें बोलना तो उनको मौका मिल जाता है। हाँ, पूरी दुनिया में कहीं पर भी आजाद मीडिया नहीं है। सो कॉल्ड मुझे 22 साल हो गए काम करते हुए, हम किस ख्वाब में रह रहे हैं जिंदा कि जी मीडिया बहुत आजाद है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में जितना मीडिया आजाद रहा एज कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने अमेरिका में भी काम किया है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के मीडिया को भी, ब्रिटिश मीडिया को भी मॉनिटर किया है। वहां पर भी जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं उनके ऊपर खुलकर तनकीद नहीं होती। रोज शाम को बैठकर वो मंजन नहीं बेचा जाता जो पाकिस्तान में होता था। तो एक मीडिया के हवाले से एसओपी मौजूद नहीं था हमारे सिस्टम में, ना मीडिया पॉलिसी अभी तक मौजूद है। अब जहां तक बात है सोशल मीडिया की, ये मैं इसलिए जरूर कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया वाले इस चीज को अंडरस्टैंड कर भी रहे हैं कुछ लोग और कुछ अभी तक नहीं कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और वो अभी अपनी पीक पर नहीं गया है। बहुत सारे लोगों को मॉनिटर किया जा रहा है जो पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं और गलत एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक हम देख रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो भारतीय मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देता है। उसमें हम बगैर सोचे समझे कूद पड़ते हैं और हम भी उन इश्यूज के ऊपर बगैर सोचे समझे जो बात करना शुरू कर देते हैं और उसका फायदा वो लोग उठाते हैं। तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, सालमियत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप पाकिस्तान की सियासत पर, आप सिस्टम पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये अंडरस्टैंडिंग अब जानबूझ के, अब इसमें खुल के कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बहुत से लोग जो हैं वो डॉलर्स में क्योंकि पैसा कमा रहे हैं, बहुत से लोग जो हमारे साबका मतलब कोलीग्स, कोवर्कर्स भी रहे हैं वो बाहर मुल्कों में बैठे हुए, उनको भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कब तक बाहर मुल्कों में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर करते रहेंगे। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान को आप अपनी प्रायोरिटी समझे। अपना मफाद आपका अपनी जगह, लेकिन जहां पर आप हैं आपको लोग पाकिस्तानी हैसियत से जानते हैं, आप अपने आप को पाकिस्तानी भी कह रहे हैं और फिर आप पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहर भी उगल रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। और बाहर जाकर ये सारी बातें करने का मतलब ही है, वो कहते हैं ना कि इंसान छुप के भागता ही उस वक्त है जब वो खुल के अपने मैदान में बात। लेकिन ये ज्यादा अरसे नहीं चलेगा।
अच्छा, आपको ये लगता है कि ज्यादा अरसा नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही है, लेकिन अब क्योंकि अब इस वक्त पाकिस्तान के जो हमारा सिस्टम है, हम कुछ चीज़ों में एंगेज थे, हम कुछ अमेंडमेंट्स की तरफ जा रहे थे, हमने एक पूरा सिस्टम वज़ा करना था, लेकिन आप देखेंगे कि अगले साल फरवरी मार्च तक सिचुएशन बहुत चेंज हो जाएगी। इस वक्त हम अपने इंटरनल इशूज़ में फंसे हुए थे ना, एक तरफ हम भारत से निकले थे, हमने एक पूरा अपनी डिफेंस फोर्सेस का सिस्टम वज़ा करना था, हमने अदालत को एक पैरेलल आईनी कोर्ट्स को, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, गवर्नमेंट इसमें इंगेज हुई थी। मेरा ख्याल है कि इसके अगले स्टेप पर अब ये है कि अब आपने सफाई कैसे करनी है। ठीक है, तो वो फिर अब होती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट ईयर इसका मतलब है कि कुछ बेहतर होगा, सफाई मुहिम शुरू होगी। सफाई मुहिम शुरू होगी। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ है, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।